सभी भाई अपने विचार ही लाभान्वित होंगे। और इसके बाद घाटशिला कॉलेज के इतिहास विभाग से सेवानिवृत्त प्रोफेसर मित्रेश्वर से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य दें। प्रोफेसर मित्रेश्वर। और मित्रों, आज एक अवसर है संपूर्ण क्रांति के दृष्टा जयप्रकाश को नमन करने का। आज एक अवसर है कि संपूर्ण क्रांति के उद्देश्यों को याद करने का। और आज यह मौका मैं निश्चित रूप से एक सौभाग्य समझता हूं। 1947 के बाद पहली बार मुझे प्रतीत हुआ था कि इस आजाद हिंदुस्तान में भी थोड़ी प्राण शक्ति रह गई है। वह तब हुआ जब जनता ने एक आदर्श पाया, एक नेतृत्व पाया, एक समझ पाई कि आजाद हिंदुस्तान को जिस राह पर चलना था वह राह कहीं छूट गई है। पहली बार हमारा एक मार्गदर्शक नेतृत्व मिला था जिसने बड़े इशारे से समझाया कि 1947 में जिस उजाले की और आजादी की बात कही गई, वादा किया गया, वह कोरा वादा ही रहा। उस वर्ष पहली बार हिंदुस्तान ने यह महसूस किया कि आजादी नाकाफी रह गई और उसे हमें हासिल करना चाहिए। जेपी एक अद्भुत व्यक्ति थे, एक सतत सक्रिय। प्रारंभ उनका था एक नेशनलिस्ट के रूप में, एक राष्ट्रवादी स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में, और बड़ी ईमानदारी थी। जेपी की बहुत सारी बातें मुझे पसंद हैं, कई बातों पर मेरा सख्त एतराज भी रहा है, लेकिन निश्चय के साथ मैंने हमेशा पाया कि उस व्यक्ति में सोचने की ईमानदारी थी, कहने की ईमानदारी थी। और जब कभी अपने दर्शन में, अपने पूर्व कथन में किसी संशोधन परिमार्जन की जरूरत पड़ी, उन्होंने कोई हिचक नहीं की। राष्ट्रवादी नेता के रूप में उनका सफर शुरू हुआ समाज सापेक्षता का, तो निश्चित रूप से अपनी युवावस्था में मार्क्स ने उन्हें प्रभावित किया। और फिर कई लोग उनके जीवन में आए, उनके साहित्य से उनका संपर्क हुआ। मौलाना आजाद के लिखे लेख, मानवेंद्र राय की के जो सिद्धांत थे, जो दर्शन था, खासकर संसदात्मक शासन के प्रति, गीता के कर्मयोग से भी वे प्रभावित थे, निश्चित रूप से गांधी से भी वो प्रभावित हुए। और उन्होंने कभी भी अपनी बदलती हुई विचारधारा को छुपाया नहीं। जब जो समझ आई, पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने व्यक्त किया। कांग्रेस में जो समाजवाद के शब्द आए, कुछ हद तक कार्यक्रम भी आए, निश्चित रूप से जयप्रकाश की उसमें भूमिका रही थी। 1942 में जेल की दीवार फांदने वाला जयप्रकाश आजाद हिंदुस्तान में अपने सर्वोदय आंदोलन के लिए और संपूर्ण क्रांति के लिए इतिहास में एक स्थायी अध्याय बनकर रह गया। और इस व्यक्ति ने हमेशा हिंदुस्तान की जरूरतों को समझा,
हिंदुस्तानियत को समझा और उनकी सबसे बड़ी आकांक्षा आजीवन यह रही कि यह मुल्क समाजवादी बने, समतावादी बने, ऐसा समाजवाद, ऐसा समाज, ऐसी समता जो बिना आजादी के और बिना लोकतंत्र के आ नहीं सकती। उन्होंने यह अनुभव किया कि आजाद होना एक कठिन काम है। जब तक मस्तिष्क आजाद नहीं हो, जब तक आजीविका की आजादी नहीं हो, जब थॉट और एक्शन हर बात में बंधन मुक्तता नहीं हो, तब तक आजादी नहीं मिल सकती। एक निरक्षर समाज, एक भयग्रस्त समाज, एक रोटी के लिए तरसता समाज आजाद नहीं होता। और उन्होंने देखा था कि हिंदुस्तान में भूखमरी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, और ये सारे तत्व जो है वो इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि सियासतदानों की वो खुराक है। हिंदुस्तान में जो सियासत चल रही थी वो बातें कुछ भी कहती हो, लेकिन वह रास्ता किसी ने नहीं अपनाया जो बात संविधान में लिख दी गई थी। प्रीएम्बल का जो हिस्सा था, वादा था कि भारत में समाजवादी समाज बनेगा, लेकिन कोई भी सफर उस दिशा में हुआ ही नहीं, क्योंकि जो सत्तासीन थे उन्हें भूखों की जरूरत थी, उन्हें बेहोश लोगों की जरूरत थी, जनता की तंद्रा की शिथिलता की जरूरत थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जंगल राज बनाने के लिए, बनेले पशुओं के शासन के लिए जरूरी है अंधेरे का होना। पशुओं को हमेशा ही भय होता है रोशनी से और आग से। रोशनी मैं तालीम को कहता हूं। अगर तालीम रहेगी, स्वस्थ तालीम रहेगी, प्रगतिशील शिक्षा रहेगी, विज्ञान पर बात रहेगी, तो गंदी राजनीति नहीं चल सकती। उसी प्रकार अगर हर नागरिक में अग्नि सुलगाने की कोशिश होगी, ज्योति जलाने की कोशिश होगी, प्रतिवाद का, आपत्ति का, विरोध का अगर सबक सिखाया जाएगा, तो उस देश में खराब शासन नहीं हो सकता। इन 6-7 दशकों में हमने लगातार राजनीति का पतन देखा, समाज का पतन देखा, संस्कृति का पतन देखा। यह दिशा ही पूरी की पूरी और सर्वतः यह पतनोन्मुखी दिशा है। इसीलिए कि जो कुछ लोग थे वे लाभ पाते थे, कुकर्म इसीलिए चलता है, भ्रष्टता इसीलिए जीवित रहती है, बेईमानी इसीलिए काबिज रहता है कुर्सियों पर, दफ्तरों में, क्योंकि उसके लाभुक होते हैं, क्योंकि वह किसी के लिए लाभदायी होती है और जनता में वह ताकत नहीं होती कि वह आवाज बुलंद कर सके। 1974 में पहली बार जयप्रकाश ने एक संपूर्ण क्रांति की बात की और जो उनके जीवन में चलने वाले सारे दार्शनिक मंथन का एक चूड़ांक था, वह सर्वोच्चता थी जो जयप्रकाश ने दी। कई लोग आपत्ति करते हैं कि क्रांति तो हमेशा ही सर्वतोमुखी होगी ही, होनी ही चाहिए। क्रांति अगर जीवन के हर पक्ष को प्रभावित न करे तो उस घटना को क्रांति हम नहीं मानते। लेकिन इतिहास में जितनी भी क्रांतियां हुई, वो औद्योगिक क्रांति हो या रूसी क्रांति, वो फ्रांस की क्रांति हो या अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम हो, वो जितने सारी क्रांतियां हुई वो सब की सब विकलांग थी, वो सब की सब एकांगी थी। कोई राजनीतिक क्रांति हुई, कोई आर्थिक क्रांति हुई, किसी ने हमारे उत्पादन का तरीका बदल दिया, अवश्य ही उसके प्रभाव जीवन के हर पक्ष पर हुए थे, अवश्य ही उसका प्रभाव हर तरफ दिखाई पड़ा था, लेकिन मनुष्य नहीं बदला था। इन क्रांतियों ने आदमी को नहीं बदला था। आदमी के दो पक्ष आप भी मानेंगे होते ही हैं, भौतिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष। एक जो दृश्य है और दूसरी जो चेतना है, दोनों में
अगर क्रांतिकारी बदलाव नहीं आए तो क्रांति अपूर्ण रह जाती है। ये सारी क्रांतियां जिसे इतिहास दर्ज करता है रेवोल्यूशंस के रूप में, वे मेरी दृष्टि में आदमी को नहीं बदल सके। साइंटिफिक रेवोल्यूशंस हुए, विज्ञान ने इतनी तरक्की की, हमारे जीवन को पूरी तरह प्रभावित किया, आदमी नहीं बदला, आदमी में पशुता नहीं गई। आदमी बनने की राह में मैं तो समझता हूं कि ऐसी बहुत सारी क्रांतियों ने रोक लगा दी। इस तथ्य से संभवतः जेपी, जो अब तक लोकनायक कहे जाने लगे थे, मान लिए गए थे, लोकनायक इस तथ्य को समझता था कि जब तक आदमी नहीं बदलेगा, जब तक आदमी में गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक समाज में गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा, क्रांतियां अधूरी रह जाएंगी। भारत को आजादी तो मिली थी, तिरंगा तो लहरा रहा था लाल किले में, हुआ क्या? आदमी वही रह गया, सत्ता वही उपनिवेशवादी रह गई, साम्राज्यवाद का चंगुल उतना ही खराब रह गया, पुलिस उतनी ही ब्रूटल रह गई, शोषण तनिक भी नहीं मिटा, क्योंकि आदमी नहीं बदला था। कुर्सियां वही थी, कुर्सी पर बैठने वालों का चरित्र वही हो गया। अतः भारत ठगा गया। इस बात से संभवतः संपूर्ण क्रांति के दृष्टा परिचित थे, इसीलिए क्रांति के साथ उन्होंने संपूर्ण शब्द लगाया जो आदमी को पूरी तरह बदले। उन्होंने अब विस्तृत रूप से जिस बात की चर्चा, जिस 5 जून के उस ऐतिहासिक भाषण की चर्चा की गई अभी कुछ देर पहले, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि क्रांति अगर होगी तो पूरी तरह बदलना होगा समाज को, राजनीति को, अर्थव्यवस्था को, संस्कृति को, बौद्धिकता को, शिक्षा जगत को, अध्यात्म को। हर दृष्टि से अगर बदलाव नहीं आया, परिवर्तन अगर आमूल नहीं हुआ, पुरानी संस्थाएं ये सब अगर नहीं मिटाई जा सकी, क्रांति नहीं होगी। रिफॉर्म अक्सर रेवोल्यूशन का नेगेशन होता है। अक्सर हम कुछ सुधार कर देते हैं, सत्ता कुछ बातें मान लेती है, और ऐसे सारे सुधारों से डरने की जरूरत है, क्योंकि सुधार अगर हो गया तो क्रांति के राह में एक बाधा आ जाती है। अतः कुछ सुधार नहीं, परिवर्तन चाहिए। और इस परिवर्तन के लिए जेपी ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने सोसाइटी को, मैं कुछ उदाहरण केवल दूंगा, उन्होंने सोसाइटी को कास्टलेस बनाने की बात कही। जाति जब तक रहेगी, सवर्ण और अवर्ण रहेंगे, छूत और अछूत रहेंगे, छोटे और बड़े रहेंगे, लोकतंत्र नहीं आएगा, समानता नहीं आएगी, बराबरी का हक नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्होंने कास्टलेस सोसाइटी की बात की। और आप यह मानेंगे कि पिछले 65-66 वर्षों में बहुत कुछ हुआ। जातियों को बनाए रखने की कोशिश भी उतनी ही ज्यादा तेज हुई। जाति विहीन समाज के लिए कोई कोशिश नहीं हुई, अर्थात लोकतंत्र को आधार देने की कोई कोशिश नहीं हुई। बराबर का समाज, बराबरी का समाज होना ही पड़ेगा। उन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात की, क्योंकि हम देखते हैं आज जितनी पार्टियां हैं वो या तो किसी वर्ग की व्यक्तिगत सेनाएं हैं या किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सेनाएं हैं। हर पार्टी, ज्यादातर बड़ी पार्टियां जितनी हैं, वो किसी न किसी व्यक्ति की पर्सनल आर्मी की तरह बिहेव करती हैं। कोई देश को रिप्रेजेंट नहीं करता, कोई राष्ट्र को रिप्रेजेंट नहीं करता, और ऐसी स्थिति में त्रासदी भोगनी होती है पूरे समाज को। इसीलिए उन्होंने कहा था कि पार्टी लेस होनी चाहिए डेमोक्रेसी। जब तक पार्टियां रहेंगी, दल रहेंगे, स्वार्थ के केंद्र रहेंगे, तब तक राष्ट्र में समता नहीं आएगी, आदर्श समाज नहीं बनेगा। उन्होंने स्टेटलेसनेस की बात भी कही। स्वराज का अर्थ होता है, एकमात्र अर्थ होता है मेरा राज। आज आप अपने दिल पर हाथ रखिए, यह जो राज जिसमें आप रह रहे हैं, इसको फक्र महसूस करेंगे, ये बात आप स्वीकार करेंगे, यह